खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहाँ हम बात अफ़गानिस्तान की करेंगे, क्योंकि जून जो डेडलाइन नज़दीक आ रही है, बयानात भी आ रहे हैं, आलमी दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान को लेकर तशवीश का इजहार भी है, बिडेन इंतज़ामिया का भी बयान है और इस बीच तालिबान का भी बयान सामने आया है। सब कुछ आपके सामने एक एक करके रखने की कोशिश करेंगे। इस बीच भारत के अंदर की सियासत पर भी गुफ्तगू करेंगे और जब मरकज़ी रियासत जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे तो आपको बताएंगे कि अब पीने का पानी भी महंगा होगा और आने वाले दिनों में इंतज़ामिया और भी कुछ बड़े कदम लेने जा रही है। लद्दाख के हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग को लेकर आपके सामने आए हैं, थोड़ी देर में वो भी आपके सामने रखेंगे। यानी 10 बजे तक ये सारी खबरें एक एक करके आपके सामने लाएंगे हम, इस उम्मीद के साथ कि आप बराबर हमारा साथ देते रहेंगे प्रोग्राम के अंदर। और प्रोग्राम को आप टीवी पर इस वक्त देख ही रहे हैं, जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ आप इस नशरियात को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी देख सकते हैं और वहां पर जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हर छोटी बड़ी खबर को आप पढ़ भी सकते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के असल हालात पहुंच सके। सामीन नाज़रीन, आज की इस नशरियात को मेरे साथ नई दिल्ली में स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ़ रखे हुए हैं रहमत कलीम। बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले नाजरीन को लिए चलते हैं अफ़गानिस्तान, जहाँ की सूरत हाल क्या कुछ है आपको बताएंगे रहमत। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुज़श्ता रोज़ G7 इजलास का इनेकाद किया गया और अमेरिकी सदर जो बाइडन का बड़ा बयान सामने आया है। तो इस हवाले से गुज़श्ता 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुआ है, सबसे बड़ी खबर अमेरिका से निकल कर आ रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम फौजी इनखला की तौसील का कोई फैसला नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि G7 के इजलास में जो तय किया गया है वो ये तय किया गया है कि तालिबान पर अभी हम हातमी तौर पर कोई फैसला, चाहे वो पाबंदी लगाने के हवाले से हो या न कबूल करने के हवाले से हो, इस हवाले से कोई फैसला नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब तक कि हम उनके एक्सरसाइज को नहीं देखते, अमल को नहीं देखते तालिबान को, तब तक के कोई फैसला नहीं करेंगे। सीधे तौर पर G7 ने साफ तौर पर कह दिया है। और वहीं अमेरिकी सदर ने G7 इजलास के बाद कहा कि फौजी इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी और अफगान पनाह गुज़ीरों के ताउन के लिए आलमी बरादरी मुत्तहिद है। हर कोई चाहता है कि अफगान की जो सूरत हाल है उसमें अफगान पनाह गुज़ीरों को दुनिया के जिस खित्ते में भी मौका मिले, जगह मिले, वहां पनाह दी जाए। तो अफगानिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त एक और इसमें निकल कर यह भी आई कि CIA के डायरेक्टर ने तालिबान के रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की है। कई जराए से यह खबर कंफर्म हो गई है। कल शाम को जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, तब यह सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम इसकी तस्दीक अभी फिलहाल नहीं कर सकते। लेकिन कई जराए से यह खबर मिल रही है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की मुलाकात CIA डायरेक्टर से हुई है। यह मुलाकात काबुल में खुफिया रखी गई थी और इसमें अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें अमेरिका का जो रोल रहा है और आगे जो रोल होने वाला है, इस हवाले से बातचीत की गई है, तबादला ख्याल किया गया है। तो G7 इजलास में बड़ा फैसला कि जब तक हम तालिबान के काम को देखेंगे नहीं, तालिबान के एक्शन को देखेंगे नहीं, तब तक के हाथी फैसला नहीं लेंगे कि हम तालिबान हुकूमत को कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तालिबान पर पाबंदियां लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। अभी G7 के ममालिक भी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है और अमेरिकी सदर ने साफ कर दिया है कि हम फौजी इनखला के डेडलाइन में तोसी नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने पहले ही धमकी दी थी कि 21 अगस्त के बाद भी अगर तोसी की जाती है तो मामला खराब हो सकता है। इस वक्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि कल हमने देखा था कि जब G7 के इजलास से पहले बोरिस जॉनसन का बयान सामने आया था, जिसमें वो लगातार इस बात का इसरार कर रहे थे अफ़गानिस्तान को लेकर अमेरिका से कि आप अभी फ़ौजियों को वहाँ पर रखिए और इनखला की तारीख को थोड़ा सा और आगे कीजिएगा। उसमें जो बयान सामने आया है वो यही है कि फ़िलहाल शायद मुमकिन तौर पर जो डेडलाइन है उसी को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब अमेरिका ये कह रहा है कि हम तालिबान की हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं और उनके हरकत व सकनात को देखने के बाद ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा कि किस तरीके का माहौल उन्होंने वहाँ पर कायम किया है और कैसे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वो पुरअमन होकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूरी दुनिया उनका साथ देगी, और अगर वहाँ पर कुश्तखून हुआ यानी खाना जंगी की और अफ़गानिस्तान चला गया तो सूरत हाल बदल भी सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल जो CIA
کے سربراہ ہے، جب ان کی ملاقات طالبان کے رہنماؤں سے ہوئی ہے اور افغان ذرائع کے مطابق اس میں کافی کوشش یہ کی گئی تھی کہ ڈیڈ لائن کو 2 ہفتوں کے لیے بڑھایا جائے، زیادہ وقت نہیں تھا، صرف 2 ہفتے مانگے جا رہے تھے، جس پر پہلے ہی خبر کر دی گئی تھی کہ افغانستان نے اور افغان طالبان نے اس پر منائی کر دی تھی۔ لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت بنانے میں مصروف عمل ہے اور نامزدگیاں کی جا رہی ہیں، اور اس نامزدگیوں میں افغان نیوز کے مطابق طالبان کے شیخ عبداللہ کو کارگزار تعلیمی سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے، عبد الباقی کو اعلیٰ تعلیم کا کارگزار سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے، صدر ابراہیم کو کارگزار وزیر داخلہ بنایا گیا ہے افغانستان کا، اور گل آغا کو، بڑا اہم نام ہے جی، اس کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اور یہ گل آغا کون صاحب ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک صوبے کے اندر بہت دیر تک فائنانس مینجمنٹ کیا ہے اور اس لیے ان کو یہاں پر وزیر خزانہ ملا ہے۔ ملا شیرین کو کابل کا گورنر نامزد کیا گیا ہے، حمید اللہ نعمانی کابل کا میئر اور نجیب اللہ کو خفیہ سربراہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ یعنی ابھی یہ کارگزار صدری ایکٹنگ نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، حتمی اعلان ہوگا پنجشیر کے بعد، اور جب ڈیڈ لائن ختم ہوگی، یعنی افغان فورسز کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا گیا ہے قطر کے اندر، جب وہ معاہدہ اپنے اختتام کی اور آئے گا، تمام افواج کا انخلا ہوگا، تو اس کے بعد باضابطہ طور پر جرگہ بلایا جائے گا جی افغانستان کے اندر، جس طریقے کی بات طالبان کی طرف سے کہی جا رہی ہے، اور ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوگی صدر کی، نائب صدر کی، اور اس کے بعد دیگر علاقوں کی۔ جو صوبوں کے لیے گورنروں کی نامزدگی کا اعلان ہے، اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی کچھ امپورٹنٹ نام تھے یا جو سابقہ ملیٹنٹ کمانڈرز رہے ہیں ان علاقوں کے اندر، انہی کو کسی نہ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش افغانستان کے اندر طالبان نے کی ہے، اور فی الحال یہ کچھ نام جو تھے وہ سامنے آئے ہیں۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اب افغانستان کی معیشت کا کیا ہوگا، کیونکہ فائنینشیل انسٹیبلٹی جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے اندر صاف نظر آ رہی ہے۔ اس بیچ افغان طالبان کے جو سربراہ ہے ان کی طرف سے لگاتار پریس کانفرنسز کی جا رہی ہے، اور عالمی اداروں سے لے کر جو آس پاس کے ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطہ بنا کر آگے بڑھنے کی کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ان میں ایک ونڈو جو اوپن ہوا ہے وہ چین کی طرف سے ہوا ہے، جنہوں نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں سرمایہ کاری بھی کریں گے اور افغان انتظامیہ کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی خواہش مند بھی ہے۔ یہ پہلا آفیشیل ریئیکشن ہے جی دفتر خارجہ چین کی طرف سے۔ جی آصف جی، ساتھ ہی ساتھ ایک اپڈیٹ اور دینا چاہیں گے کہ چین کے ساتھ ساتھ ایران بھی کھل کر سپورٹ کر رہا ہے، اور ایران نے باضابطہ طور پر تیل بھیجنا، ایندھن بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ طالبان کی طرف سے اپیل کی گئی تھی کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایران کی طرف سے جو ایندھن پر پابندی لگائی گئی ہے وہ ایندھن کی پابندی کو ہٹا دی جائے اور فوری طور پر افغانستان کے لیے ایندھن یعنی تیل کی سپلائی کو جاری کیا جائے۔ ایران نے آنن فانن یہ فیصلہ کیا کہ ابھی فی الحال افغانستان کو ضرورت ہے ہماری، اور افغانستان کی ضرورت کو پہلی فرصت میں جس انداز میں ہم پوری کر سکتے ہیں وہ تیل کی سپلائی ہے، ایندھن کی سپلائی ہے، اور ایندھن کی سپلائی باضابطہ طور پر ایران کی طرف سے شروع کی جا چکی ہے۔ تو یہ ایران بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، پاکستان ساتھ ہے، روس نے باضابطہ طور پر اندرون خانہ کئی میٹنگ کر لی ہے، اس کی خفیہ اداروں کی جانب سے خبر مل رہی ہے کہ کئی میٹنگیں ہوئی ہیں افغانستان کی صورتحال کو لے کر کے، چونکہ چین کے برابر میں ہی روس کھڑا ہونا چاہتا ہے افغانستان میں، اور پاکستان سب کے بیچ میں جھولنا چاہتا ہے۔ اس بیچ اب ذرا بھارت کی بھی بات کریں گے، کیونکہ معاملہ جب ہم اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، ملکی سطح پر دیکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہے، اور ڈپلومیٹک لیول پر اب جو ہے اور تیزی دیکھنے کو ملی، اور یہی وجہ ہے کہ کل وزیر اعظم نریندر مودی نے روس کے صدر کے ساتھ تقریباً 45 منٹ تک ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، اور اس بات چیت کے دوران جو سب سے بڑا مرکز تھا وہ افغانستان تھا، کہ افغانستان کے اندر کے حالات اور افغانستان کے اندر طالبان حکومت کا چیک اوور اور اس سے عالمی اداروں کو جو خطرہ لاحق ہو رہا ہے اس کو حوالے سے مودی اور پوتین کے بیچ میں جو ہے وہ ملاقات کے دوران بات چیت ہوئی ہے۔ ادھر اس کے ساتھ جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے برکس سمٹ کے دوران اور UNHRC کے سمٹ کے دوران بھی ان سبھی خدشات کا خلاصہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جی بالکل، وزیر اعظم نریندر مودی کی روسی صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ 45 منٹ تک فون پر بات چیت ہوئی، اور بات چیت کا مدعا سب سے بڑا مدعا رہا وہ افغانستان کی صورتحال پر دونوں ملکوں کے تبادلہ خیال ہوئے دونوں ملکوں کے لیڈران نے، اور افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں اس پہ روس کا کیا رول ہے، روس کیا آگے سوچتا ہے، ہندوستان کیا سوچ رہا ہے، اور دونوں مل کر کیا سوچنا چاہیے، اس حوالے سے وزیر اعظم کی روسی صدر ولادیمیر پوتین سے قریب 45 منٹ تک بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ دوسرے ایجنڈے بھی جو بائیلیٹرل ایشوز تھے وہ بھی ڈسکس کیے گئے، کورونا وائرس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ لینے کی کوشش کی گئی، اور دونوں طرف سے جو کارروائی کی جا رہی ہے، جو ایکٹیویٹیز ہے
कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए उस हवाले से भी रूस के सदर से व्लादिमीर पुतिन से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूछताछ की और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की कि थर्ड वेव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ वहां रोकथाम के लिए तैयारियां चल रही है, इस हवाले से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। तो कोरोना वायरस के हवाले से भी बातचीत हुई, कई बायलैटरल इश्यूज थे उस पर भी बातचीत हुई और साथ ही साथ एक कमिटी सेट करने की भी बातचीत चली कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर मुसलसल निगाह रखने के लिए रूस और हिंदुस्तान के लीडरान की या नुमाइंदों की एक कमेटी सेट की जाए, जिसकी वजह से वो तमाम अपडेट्स दोनों मुल्कों को मौका ब मौका मिलता रहे कि अफगानिस्तान में क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान पर ही दोनों लीडरान की अहम मीटिंग हुई और मीटिंग का एक ही मकसद था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में दोनों मुल्क कहां पर खड़ा है, क्या सोच रहा है। साथ ही साथ UNHRC का इजलास भी कल हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें भारत की तरफ से अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया गया कि भारत सीधे तौर पर चाहता है कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता 20 सालों के अंदर जो कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट चले हैं, जो कुछ कमाया गया है, उन तमाम की बका के लिए जद्दोजहद की जाए और साथ ही साथ वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के बच्चों और वहाँ के शहरियों की उम्मीदों के हिसाब से ही नया अफगानिस्तान तैयार किया जाए और इसके लिए हर मुल्क को अफगानिस्तान के आम शहरियों की उम्मीदों के हवाले से मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है जी रहमत, जो मैं इन लाइन बिटवीन द वर्ड्स पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि आलमी अखबारात, एक अखबार है जो जी जम्मू कश्मीर से छपकर आता है, एक नेशनल हुकअप पर आता है, और जो इंटरनेशनल अखबार है उनकी जब हम वर्गरदानी करते हैं तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर दिख रही हैं। डिप्लोमेटिक वे में भारत सरकार का एक मुहतात रद्द अमल है अफ़गानिस्तान के और बराह रास्त तालिबान का कहीं पर भी नाम नहीं है, न तनकीद की जा रही है और ना ही तशरीह की ना ही उनकी तौसी की जा रही है कि हाँ जी वो वहाँ पर है, बल्कि सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि वो खित्ते के अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यानी जो भी वहां पर है उनके साथ मिलकर काम करने के लिए बाद में कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है जी। जब वहां पर वो आएंगे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स तो शुरू हो गई हैं, ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा सदर और नायब सदर का, उसके बाद तो भारत ने भी अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। लेकिन सलामती काउंसिल का इजलास हो या पुतिन के साथ मुलाकात हो, दोनों मुलाकातों के जब हम देखते हैं एक डिप्लोमेटिक लाइन खींची है वज़ीर आज़म ने भी और वज़ारत ख़ारिजा के सभी ज़िम्मेदारों ने अफ़गानिस्तान को लेकर। खुलेआम किसी तरीके से भी तालिबान की मुखालफत कहीं पर भी नहीं हो रही है, डिप्लोमेटिक लाइन पर, वज़ीर आज़म के लाइन पर या दफ्तर ख़ारिजा के लाइन पर। और जब हम इसको और ज़्यादा वसी करके देखते हैं तो बैक चैनल डिप्लोमेसी का कहीं ना कहीं ये असर ज़रूर दिख रहा है और भारत को इस बात की उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत बनाएगा उन्हें भारत के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि भारत का अपना एक मौक़िफ़ इस खित्ते के हवाले से है। और उसकी अक्कासी आपको इस बात से भी होगी जब शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता दिनों ये कहा था कि भारत अगर अफगानिस्तान के अंदर काम करना चाहता है हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद और दीगर लोगों की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि उनके लिए सभी मुल्क जो है वो एक जैसे हैं और पड़ोसियों के साथ वो मिलकर काम करना चाहते हैं और अपने मुल्क के अंदर यानी अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ वो इस्तेमाल होने नहीं देंगे। वो पाकिस्तान के लिए भी एक जवाब था, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दहशत और खौफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तानी इंतज़ामिया को इस बात का इल्म है कि जो नए हथियार तालिबान को मिले हैं उनमें कुछ हथियार तहरीक तालिबान को भी मिले हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो खतरा बन सकती है आने वाले दिनों में। एक तो वो था और दूसरा भारत के लिए अपना एक व्यू पॉइंट था इस पूरे मामले में। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से और दीगर लोग जो अमरुल्लाह ये अपने तर्जुमान हैं उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि जनाब सिचुएशन जो है वो ऐसी होगी। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी लाइन है जो खींची है वज़ीर आज़म ने और दफ्तर ख़ारिजा ने, जो हमें साफ नज़र आ रही है। दूसरी बड़ी बात जहाँ तक हम देख रहे हैं UNHRC के समिट के अंदर, उसमें भारत ने सीधे सीधे ये कहा कि देखिए जी तालिबान और दीगर जैश और लश्कर और दीगर तंजीमें जो हैं वो जी कहाँ से इस वक्त फीडबैक ले रही है। कल भी इस पर बड़ी खुलकर बहस हुई और जिस पर मुहतात रद्द अमल का इजहार नहीं बल्कि खुलकर ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो बराह रास्त आलमी इदारों के लिए ख़तरा अब आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, क्योंकि वहाँ से वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिन पर रोक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो डिप्लोमेटिक सतह की जब हम रहमत बात करते हैं तो बड़ा सवाल यह भी है कि कौमी सलामती के मुशीर भी खामोश नहीं है। अजीत डोभाल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल इस पूरे खित्ते के अंदर बन रहा है और उनकी भी सरगर्मियां अब आहिस्ता आहिस्ता करके तेज हो रही है। जी बिल्कुल, NSA अजीत डोभाल ने एक बहुत ही अहम मीटिंग की है, वो भी ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरान के साथ। NSA अजीत डोभाल की सदारत में ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में सीधे तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की गई है
اور افغانستان کے ڈیولپمنٹ پہ ہی برازیل، رشیا، ہندوستان، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کے NSA ان تمام نے مل کر کے باضابطہ طور پر ایک روڈ میپ تیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے اس میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو ملیٹنسی سے متعلق تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کا کہیں مس یوز نہ ہو یا ان تنظیموں سے خطے کے ممالک کو کوئی خطرہ نہ لاحق ہو یا دنیا کو خطرہ نہ لاحق ہو، اس کے روک تھام کے لیے کیا میکانزم تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے کل بہت ہی اہم اور ہنگامی اجلاس NSA برکس کے NSA کی طرف سے منعقد کیا گیا، جس کی صدارت خود اجیت ڈوبھال نے کی، اور بتایا گیا کہ اس میں کہ کراس بارڈر ٹیررزم بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور چونکہ کئی گروپس ہیں جو کافی ایکٹیو ہیں، خاص طور سے لشکر طیبہ کا اس میں نام لیا گیا، جیش محمد کا بھی نام لیا گیا، جو ان دنوں کافی ہمت افزائی کے شکار ہیں، چونکہ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس سے ان تنظیموں کی ہمت افزائی ہو رہی ہے، اس لیے دہشت گرد تنظیموں کی ہمت افزائی نہ ہو، ان کی کمر ٹوٹی رہے، ان کی کمر کو توڑ دیا جائے۔ اس کے لیے گلوبل لیول پر کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ برکس کے NSA جتنے بھی ہیں تمام NSA کے ساتھ باضابطہ طور پر میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں جو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کی صورتحال ہے اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ملیٹنٹوں کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں، دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے کیے جانے کے امکانات یا خدشات ہیں، ان تمام خدشات پر باریکی کے ساتھ جائزہ لیا گیا اور ایک روڈ میپ طے کیا گیا کہ ہمیں کن حوالے سے کن خطوں میں کس پوزیشن میں رہ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خطے کے امن و امان کو کسی بھی نئی سے خطرہ لاحق نہ ہو۔ اسی لیے NSA کی اس بہت ہی اہم اجلاس میں جو برکس کے NSA تھے، تمام NSA نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات رکھی اور بتایا کہ کون کون تنظیمیں کس ملک کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں اور دہشت گردی کے خطرے کے وجہ سے کون سا ملک زیادہ شکار ہو سکتا ہے اور اس کے روک تھام کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ برازیل، روس، بھارت، چین اور ساؤتھ افریقہ کے قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس ہوا، جس اجلاس کے دوران یہ سارے معاملے جو ہے وہ زیر بحث لائے گئے، یعنی آہستہ آہستہ کر کے افغانستان کی جو صورتحال بن رہی ہے، بھارت کے اندر بھی سفارتی معاملہ اور دفتر خارجہ کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور دنیا بھر کے اندر اپنی بات کو بھی رکھ رہے ہیں اور صورتحال کو سمجھ کر آئندہ کی حکمت عملی کو طے کیا جا رہا ہے کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ افغانستان کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ کام کرنا خطے کے لیے امن اور بھائی چارے کی ایک ضمانت ہو سکتی ہے اگر افغانستان سٹیبل ہو سکے۔ فی الحال جب افغانستان کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان کے ایک ذمہ دار ادارے کے سربراہ میٹنگ پر تھے اور میٹنگ کے بعد جب وہ ایئرپورٹ پہنچے، گھر آنا چاہتے تھے تو ٹیلی فون پر انہیں پتہ لگا کہ افغانستان اب جمہوری افغانستان نہیں رہا بلکہ اسلامک افغانستان ہو گیا ہے اور وہاں پر طالبان نے کو کر دیا ہے، وہاں پر طالبان نے باضابطہ طور پر اقتدار سنبھال لیا اور اس کے بعد سے الیکشن کمیشن آف افغانستان جو ہے اور جو ان کے سربراہ ہے وہ لگاتار بیرون ملک میں ہے اور اب وطن واپسی کا کوئی بھی اندازہ انہیں نہیں ہے۔ جی بالکل، ان کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں جو کچھ حاصل کیا تھا سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ نورستانی جو چیف الیکشن کمیشنر آف افغانستان ہے، جنہوں نے اشرف غنی کو بطور صدر نامزد کیا تھا الیکشن میں جیت کے بعد، انتخاب میں کامیابی کے بعد جو انہیں سند دی گئی تھی انہیں نورستانی نہیں دیا تھا، اور اسی نورستانی جو کو جب دوحہ میں جب میٹنگ کر رہے تھے، میٹنگ کے دوران ہی فون کے ذریعے معلوم ہوا کہ اب وہ افغانستان نہیں ہے جس افغانستان کے الیکشن کمشنر کے چیف آپ ہیں، بلکہ ایک نیا افغانستان ہے اور یہ طالبان کا افغانستان ہے جس میں نئے انتظام کے تحت افغانستان کو چلانے کی کوشش شروع ہو چکی ہے۔ تو نورستانی اور اورنگزیب دونوں کو جب یہ خبر ملی تو ان کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ 20 برسوں کی ہماری محنت برباد ہوتی جا رہی ہے، جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا تھا سب کے سب تباہ ہو گیا اور ہم افغانستان کو ایک ایسے دوراہے پر کھڑے دیکھتے ہیں جہاں پر مستقبل کے حوالے سے کوئی روشنی نظر نہیں آتی اور ماضی تاریکی میں ہی ڈوبی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں افغانستان کے الیکشن کمیشن کا جو درد انگیز بیان آیا ہے وہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے افغانستان میں کیا چل رہا ہے۔ وہ افغانستان کی بھلائی کے لیے، افغانستان کی ترقی کے لیے میٹنگ کر رہے تھے دوحہ میں، اور افغانستان میں طالبان نے اچانک راتوں رات کابل پر جس انداز میں قبضہ کیا اور اس کے بعد تصویر ہی بدل گئی۔ پھر نورستانی ہو یا اورنگزیب ہو، دونوں کو اندازہ لگا کہ اب وہ افغانستان ہے جس کے ہم چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں یا ڈپٹی الیکشن کمشنر رہے ہیں، اب نیا افغانستان ہے جہاں ہمارا کوئی
वजूद नहीं है। अब वो वापस अपने मुल्क आने के लिए भी तैयार नहीं है कि जो सूरत हाल है उस सूरत हाल से वो भी खौफजदा हैं। और उन्होंने अपने दर्द का इजहार करते हुए कहा है कि हमने जो कुछ 20 सालों में हासिल किया था सब के सब तबाह बर्बाद हो गए हैं और हमारी मेहनत पूरी की तरह से खाक में मिल गई है। चलिए जी, तो ये अफगानिस्तान की दर्द भरी कहानी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदार मीटिंग के लिए बैरूत चले गए। वहाँ ब्रिटेन के अंदर मीटिंग चल रही थी, बीच में पता लगा कि अफगानिस्तान ख़त्म जी, अब आप वो इलेक्शन कमीशन नहीं रहे और वापस जाने के भी रास्ते जो है वो महदूद हो गए, इसलिए पनाह गुज़ीर की हैसियत से अभी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। अब ज़रा आते हैं भारत की ओर और भारत के दिफा के हवाले से बात करते हैं। और भारतीय दिफा के अंदर कल एक और संग मील जो है वो अबूर कर दिया गया है और वजारत दिफा की तरफ से ये कहा गया कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका होगा जब नए सिरे से ग्रेनेड को बनाया गया कुछ नए अंदाज में। ये इंडियन आर्मी को एक नया तोहफा मिला है मल्टी मोड ग्रेनेड की शक्ल में। मल्टी मोड ग्रेनेड की शक्ल में पहली बार एक ऐसा ग्रेनेड भारत की आर्मी को, भारत के अफवाज को, भारत के जवानों को दिया गया है जो कि अपने आप में कई खूबियों के मालिक है, कई खुसूसियत के मालिक है। और आपको बता दें कि इस ग्रेनेड को तैयार करने में भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, बल्कि प्राइवेट एजेंसी की तरफ से, प्राइवेट कंपनी की तरफ से, जिन्हें इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहा जाता है, इन्होंने ये तैयार किया है। लेकिन भारत सरकार ने इस कंपनी को 10 लाख ग्रेनेड का ऑर्डर किया, जिसमें से 1 लाख ग्रेनेड तैयार हो चुके हैं। नागपुर में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने ये ग्रेनेड इंडियन आर्मी के चीफ MM नरवाने के सुपुर्द किया और कहा कि इंडियन आर्मी जब खुद इस ग्रेनेड की तारीफ कर रही है तो फिर मुमकिन है तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ग्रेनेड आने वाले दिनों में कितना खतरनाक हो सकता है। तो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड MMHG भारत की इंडियन आर्मी को हवाले कर दिया गया है और ये ग्रेनेड अपने आप में कई खुसूसियात के हामिल है। DRDO और EEL यानी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया ये ग्रेनेड अपने आप में हालिया दौर के मुताबिक यानी वक्त के तकाजे के हिसाब से काफ़ी मुअस्सिर और काफ़ी मानाखेज है और काफ़ी अहमियत के हामिल भी है। ये पहली बार ये ऐसा ग्रेनेड तैयार किया गया है। वर्ल्ड वॉर 1 यानी आलमी जंग जो हुई थी उसकी पहली जंग के अंदर ग्रेनेड नंबर 36 जो हुआ करता था वो अभी तक इस्तेमाल होता था और अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें तब्दीली लाई गई है और EEL जिन्होंने इस नए ग्रेनेड को बनाया है उसको अब बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन आर्मी के अंदर शामिल कर दिया गया है और कहा गया है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक बड़ी तब्दीली जो आई है इस छोटे से हथियार के अंदर, लेकिन ये बड़ा कारआमद हथियार हो सकता है। ये पहला मौका होगा जब डिफेंस के अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप को तरजीह दे दी गई और DRDO और EEL की मुश्तरका जो MOU साइन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं इस बात की वजाहत हो गई थी और उस रेस्ट्रिक्शन वो जो MOU साइन हुआ था उसी MOU के मुताबिक फ़िलहाल 10 लाख मॉडर्न हैंड ग्रेनेड जो है वो आर्मी को सौंप दिए गए हैं। बाकी जो डिलीवरी है वो आइंदा 2 सालों के अंदर अंदर होगी। 10 लाख ग्रेनेड जो ये तस्वीरें आपके सामने है जी, किस तरीके से कल नागपुर के अंदर आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर आमने सामने थे और इस नए ग्रेनेड जिसको ग्रेनेड नंबर 36 कहा जा रहा है इसने वर्ल्ड वॉर का जो विंटेज डिज़ाइन वाला हैंड ग्रेनेड था उसको रिप्लेस कर दिया। और इसके बाद वज़ीर दिफा का बयान सामने आया, जिस दिफा के बयान के अंदर उन्होंने कहा कि ये पहला मौका होगा जब इस तरीके से काम हुआ होगा। और दूसरी बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई वो ये थी कि अब इससे ये साफ हो रहा है कि आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर मुल्क के अंदर बनाए जाने वाले हथियार किस तरीके के होंगे और मुल्क किस तरीके से जदीद आलात से लैस होगा। ये तो बात थी जनाब उस ग्रेनेड की जो रिप्लेस किया गया, लेकिन जब बात हथियारों की हो रही है, सलामती की हो रही है, तो खुफिया ज़रायों की एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। और खुफिया ज़राया जो बात आज सामने रख रहे हैं वो ये है कि जो पुलवामा में हमला हुआ था और पुलवामा अटैक के अंदर जो मिलिटेंट मुलविस थे उनमें एक नाम समीर डार का था, जिसके बारे में काफ़ी कुछ इतलात ऐसी आ रही थी कि पुलवामा हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो है वो मारा गया। लेकिन अब खुफिया इतलात ये आ रही है कि समीर डार हलाक नहीं हुआ था, बल्कि अभी भी वो वादी के कुछ इलाकों के अंदर सरगर्म है, जिसको लेकर अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई है। इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि जो उस वक्त मारा गया था लंबू, पाकिस्तान के जो मिलिटेंट एक लंबू था और जो उसके साथ दूसरा मिलिटेंट मारा गया था वो दरअसल पाकिस्तानी था और हम शक्ल शायद होने की वजह से उस वक्त ये प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन अब इंटेलिजेंस का ये मानना है
कि समीर अहमद डार वो लगातार जी जिंदा हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के ह्यूमन इंटेलिजेंस आ रहे हैं। और जो माना जा रहा था कि जैश ए मोहम्मद कमांडर मोहम्मद इस्माइल अलवी इलियास लंबू के साथ मारा गया था, शायद उस वक्त चूंकि उनके घर वालों ने भी ये मना कर दिया था कि वो शक्ल उनकी नहीं थी, लेकिन इंटेलिजेंस इदारे उस वक्त ये मान रहे थे कि वो इकट्ठे तो शायद मारे गए हैं। लेकिन अब ज़राया का ये मानना है, जो मुख्तलिफ ज़रायों से आज खबर सामने आ रही है, कि पुलवामा का जो की कॉन्स्पिरेटर है समीर डार वो मारा नहीं गया है बल्कि ज़िंदा है। ये फ्रेश इंटेलिजेंस इनपुट आई हैं, और ये फ्रेश इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद साउथ कश्मीर का नागबेरन, तारसर फॉरेस्ट और दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च चला दिया गया है। और माना जा रहा कि शायद इन्हीं जंगलों के अंदर समीर जो है वो छुपा हुआ है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। अगरचे दिफाई और अस्करी ज़रायों ने इस खबर की तस्दीक नहीं की है और ना ही तरदीद की है, लेकिन ज़राया से जो हमारे पास खबर आई है और जो फ्रेश इंटेलिजेंस इनपुट रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक समीर मारा नहीं गया था, शायद वो अभी भी जिंदा है। इस तरीके की खबरें जो है वो शाया हुई हैं। ये बिल्कुल समीर डार के हवाले से कहा जा रहा है कि पुलवामा हमले का सबसे बड़ा साजिश करने वाला मिलिटेंट कमांडर था, जिसके बारे में शुरू में खबर आई थी कि हलाक हो गया है, लेकिन अब खबर मिल रही है इनपुट के हवाले से, ज़राए के हवाले से, कि वो अभी भी जिंदा है और वादी में काफ़ी सरगर्म भी बताया जा रहा है। इसलिए इंतजामिया सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से एक बार फिर समीर डार की पकड़ धक्कर के लिए और इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। समीर डार अभी जिंदा है, मारा नहीं गया है, ये खबर आज ज़राए के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। ज़रा बात जब जम्मू कश्मीर की शुरू हो गई है तो आपको जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की भी खबर बताते हैं। अक्सर ये शिकायतें आती हैं लोगों की कि जी हम दफ्तर जाते हैं और दफ्तर में अफसर मौजूद नहीं होता, या ये कहा जाता कि जनाब अफसर तो मीटिंग में चले गए हैं, अब आप कल आइए। लेकिन कल सूबाई इंतज़ामिया जम्मू ने बड़ी कार्रवाई की है और सूबा जम्मू के सरकारी मुलाजमीन की कल जब हाजिरी ली गई तो पता कम से कम एक जी बिल्कुल, जम्मू में कल इंतजामिया की जानिब से अचानक दौरा करके जायजा लिया गया कि सरकारी मुलाजमीन अपने काम पर कितनी तैनाती से, कितनी मुस्तैदी से तैनात हैं, कितनी काम कर रहे हैं। इस बीच सुबह जम्मू में सरकारी मुलाजमीन की बड़ी लापरवाही नजर आई और हुक्काम के अचानक दौरे से ये लापरवाही का इंकशाफ हुआ है और खबर मिली कि 1177 यानी 1177 मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन अपनी ड्यूटी से गायब रहे। इंतजामिया ने गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और उनकी तनख्वाहों पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवीजनल कश्मीर ने बाकायदा तौर पर तंबीह भी की है कि ये जो लापरवाहियां चल रही हैं, ये लापरवाही नहीं चलेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो डिप्टी कमिश्नर ने 10 अजला का बाकायदा तौर पर 10 अजला के लिए एक स्पेशल टीम को तश्कील दी है, जो इन तमाम हवालों से तहसीलदार से लेकर के दीगर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जांच और तहकीकात करेगी ताकि वो अपने सरकारी ड्यूटी पर अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं या फिर गायब रह रहे हैं। क्योंकि अचानक दौरे के दौरान, अचानक छापे के दौरान ये पता चला कि 1177 अगर मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन अपनी ड्यूटी से गायब रहेंगे सिर्फ एक सूबे में, तो फिर ये अपने आप में एक बड़ी सरकारी लापरवाही हो सकती है। इसलिए इतना ही नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, जब मुआयना किया गया और ये जो चेकिंग टीम बनाई गई थी सूबाई कमिश्नर जम्मू की तरफ से, इसमें SDM, ASDs, तहसीलदार को खुसूसी तौर पर रखा गया था और मुआयने के दौरान ये पाया गया कि तकरीबन 41 दफ्तर बंद पाए गए। और जब ये बंद पाए गए तो वक्त कितने बजे था ये छापामारी का? सुबह 10 बजे से 1 बजे के दरमियान जम्मू के मुख्तलिफ दफ्तरों के अंदर जब छापामारी हुई तो 41 दफ्तर तो बंद ही पाए गए। यही वजह है कि 1177 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। और ये जो कार्रवाई की गई है ये ज़िला रजौरी, कश्तवाड़, रियासी, सांबा में हुई है। और इसके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू का काफ़ी अरसे से दफ्तरों में गैर हाजिर और वक्त की पाबंदी के हवाले से मुख्तलिफ हलकों से की गई शिकायतों का आज खुद जायज़ा जब लिया गया तो उसमें यह पता लगा कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तश्कील शुदा टीमों के ज़रिए से तकरीबन 600 सरकारी दफ्तरों का मुआयना किया गया, जिस दौरान 41 दफ्तर मुकफ़ल पाए गए और उन्हीं दफ्तरों के अंदर 1177 मुलाजमीन जो थे वो गैर हाजिर भी पाए गए, जिनके खिलाफ अब
कार्रवाई करने का फैसला ले लिया गया है, तनख्वाहें रोकने का फैसला लिया गया है और मुतल्लिका महकमों के अंदर जांच बिठाने की बात कही गई है। इधर अवाम का मानना है कि देखिए ये वो लगातार शिकायतें थी जो सूबाई इंतज़ामिया को मिल रही थी। ज़रूरत ये है कि ये अचानक चेकिंग का सिलसिला न सिर्फ एक दिन हो बल्कि हफ्ते में कई बार किया जाए, ताकि एक डर और खौफ पैदा रहे दफ्तरों के अंदर और मुलाजमीन अपना काम करते रहे। तो सूबा जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर कि 41 दफ्तर बंद रहे, 1177 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई हुई। सूबाई कमिश्नर जम्मू ने साफ कर दिया है कि मुस्तकबिल में मजीद कार्रवाइयाँ इस तरीके की होंगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि ACB ने भी कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान किन बड़े अफसरों पर हाथ डाला गया है वो भी आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि पीने का पानी अब हो रहा है महंगा।